स्वागत है आप सबका आज के वन शॉट वीडियो में जो कि है वैद्युत धारिता का। और इस वीडियो के माध्यम से वैद्युत धारिता में जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सब किसी को इस एक ही वन शॉट वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास है। और इसमें जो भी डेरिवेशन है या जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक टच किया गया है। यानी बेसिक भी बताई गई है कि क्या क्या होता है, और वहाँ से एकदम एडवांस जो हमारा बोर्ड में पूछता रहता है वहाँ तक। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, शायद ये 60 या 70 या 80 मिनट के आसपास का होगा। यानी मान के चलिए आपका 1 घंटे 15 मिनट के आसपास ये समय लगेगा। और इसमें आपका पूरा वैद्युत धारिता का जो अध्याय है ये पूरा रिवाइज हो जाएगा। और अगर आप नहीं पहले पढ़े रहेंगे तब भी ये मान के इस चैप्टर को रिकॉर्ड किया जा रहा है कि एकदम बेसिक से चीज़ों को क्या किया जा रहा है, टच किया गया है। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए इस अध्याय को चालू करते हैं। तो चैप्टर जो चालू होता है हमारा, इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है ये है चालकता का, कि चालकता किसे कहते हैं। तो हम कहते हैं कि किसी पदार्थ में वैद्युत आवेश कितना आसानी से प्रवाहित हो सकता है वही उसकी चालकता होती है। जैसे तारों के अंदर जो हमारे बिजली रहती है यानी जो आवेश रहते हैं वो आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं, तो हम कहेंगे जो तार होते हैं उनकी चालकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। वैसे ही ये जो लकड़ी आदि रहते हैं इनमें हमारा जो वैद्युत आवेश है यानी जो वैद्युत धारा है वो आसानी से नहीं प्रवाहित होती है, तो हम कहते हैं इसकी चालकता बहुत कम है, लगभग कितना है, 0 के आसपास है। तो चालकता ये बताती है हमें कि वैद्युत आवेश या वैद्युत धारा कितनी आसानी से उस पदार्थ के अंदर से बह सकती है। तो चालकता के आधार पे पदार्थों का हमारा विभाजन किया गया है। यानी जो हमारे पदार्थ रहते हैं उनको चालकता के आधार पर हम 3 टाइप में बांटते हैं। एक को कहते हैं चालक, दूसरे को अचालक, और तीसरा होता है अर्धचालक। तो चालक का मतलब वे सभी पदार्थ जिससे वैद्युत धारा का सरलतापूर्वक आसानी से मतलब प्रवाह हो जाए उसे चालक कहते हैं, या उसी को कई बार क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। पर आमतौर पे ज़्यादातर जगह देखोगे ना तो वो चालक शब्द यूज करते हैं, सुचालक उतना यूज नहीं होता। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यानी वे पदार्थ जिनसे वैद्युत धारा आसानी से बहे। तो वैद्युत धारा किनसे आसानी से बहती है, जितनी भी धातुएं हैं ये सब में वैद्युत धारा आसानी से बहती है। यानी सभी धातुएं हमारी क्या होती हैं, चालक होती हैं। इसीलिए तार देखोगे ना, जितने भी तार बनते हैं वो सभी किनके बनते हैं, धातुओं के बनते हैं। जैसे तांबा का तार, एल्युमिनियम का तार, ये लोहा हो गया, और ये चांदी भी जो है ये भी हमारा क्या होता है, एक चालक होता है। तो कोई धातु हो, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, कुछ भी हो, सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, चालक। आगे बात करें अचालक क्या होता है, तो वे सभी पदार्थ जिनसे वैद्युत धारा आसानी पूर्वक नहीं बह सकती। जैसे कांच हो गया, लकड़ी हो गया, मोम हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सब से आसानी से वैद्युत धारा नहीं बहती, तो हम कहते हैं कि ये सभी हमारे क्या हैं, अचालक हैं। बात करें अर्धचालक की, ये क्या होते हैं, तो इनमें दोनों का गुण पाया जाता है। यानी इनमें चालक का भी गुण पाया जाता है और अचालक का भी गुण पाया जाता है। वो कैसे, तो ये इनमें खास कंडीशन रहती है कि कुछ कंडीशन में ये चालक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कुछ कंडीशन में अपने अंदर से वैद्युत धारा को जाने देंगे। फिर कुछ कंडीशन में ये अचालक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी अपने अंदर से वैद्युत धारा को जाने नहीं देंगे। तो ये दोनों गुण दिखाते हैं, कभी कभी करंट को जाने देंगे और कभी कभी करंट को नहीं जाने देंगे। तो हम कहते हैं ये क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। आगे बात करें परावैद्युत के प्रकार, उससे पहले ये समझते हैं कि परावैद्युत है क्या। तो देखो हमने जो डिवाइड किया था, हमने कहा एक चालक हुआ, एक अचालक हुआ, और जिनमें दोनों का गुण पाया गया वो अर्धचालक हो गया। तो ये जो परावैद्युत है ना, ये परावैद्युत ये अचालक के ही भाग हैं। यानी परावैद्युत कोई अलग कैटेगरी चौथी नहीं है, बल्कि ये अचालक के ही भाग होते हैं। पर इसमें खासियत क्या होती है कि ये भी अपने अंदर से वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते। अरे जाहिर सी बात है, अगर अचालक है तो क्या होगा, वैद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा। पर इसमें खासियत क्या होती है कि अगर ये मान लो हमारे पास कोई परावैद्युत है
तो जैसे ही करंट भेजोगे ना, ये इस पार तो करंट को नहीं जाने देता है, पर इसके अंदर के जो आयन है या इसके अंदर का जो आवेश है वो ऐसे ध्रुवित हो जाता है, यानी इस साइड पे प्लस आवेश आ जाता है और इस साइड पे क्या आ जाता है, माइनस आवेश आ जाता है। तो इनमें यही खासियत होती है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। और इसकी इंग्लिश में जो होती है वो होती है डाई इलेक्ट्रिक। और डाई का मतलब ही क्या होता है, दो, इलेक्ट्रिक का मतलब वही आवेश, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा तो आर पार नहीं जाती, पर ये दो आवेशों में ऐसे माइनस इधर आ जाता है और इधर प्लस, ऐसे करके वो क्या हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। तो हम कहते हैं ये सभी क्या है, हमारे परावैद्युत हैं। जबकि परावैद्युत क्या है, ये सभी अचालक के ही भाग होते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ नोट करके लिखा है कि सभी परावैद्युत अचालक होते हैं, यानी जितने परावैद्युत होंगे वो किसके भाग होंगे, अचालक के होंगे। पर सभी अचालक परावैद्युत नहीं होते। जैसे ये समझो, जैसे हम पशुओं को बांटते हैं ना, तो हम कहते हैं पशुओं में कुछ क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो ये समझ लो, जो मांसाहारी है ना, ये वही परावैद्युत हैं, जो है तो अंत में क्या, पशु, यानी है तो अंत में क्या, अचालक ही, पर ये इनमें कुछ खास गुण पाया जाता है। तो इसी चीज़ को कह रहे हैं कि ये परावैद्युत अचालक होते हैं, पर सभी अचालक परावैद्युत नहीं होते। जैसे सभी पशु होते हैं ना, सभी पशु हमारे मांसाहारी नहीं होते, उसी प्रकार से जो सभी अचालक होते हैं वो परावैद्युत भी नहीं होते। तो परावैद्युत दो प्रकार के हमारे होते हैं, एक को कहते हैं अध्रुवित परावैद्युत और दूसरे को ध्रुवित परावैद्युत। तो अध्रुवी परावैद्युत क्या होते हैं, तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि जिनके अणुओं में धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्र संपाती होते हैं। संपाती होने का मतलब एक ही बिंदु पे ऐसे हो, तो इनके अणुओं के बीच वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण नहीं होता। वैद्युत द्विध्रुव के निर्माण के लिए क्या जरूरत होता है, तो पीछे हमने जब पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव, तो हम कहते हैं कि इनके बीच कुछ दूरी होती है और यहाँ पे एक क्यू आवेश होता है और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश होता है। जब इनका केंद्र संपाती हो जाएगा, यानी ये जहाँ पे प्लस क्यू है यहीं पे ये माइनस क्यू आ जाएगा, यानी ऐसे प्लस क्यू है इसी पे माइनस क्यू है, तो दूरी जीरो हो जाएगी। जब दूरी ही नहीं रहेगी तो यहाँ पे जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। और इसका एग्जाम्पल होता है ऑक्सीजन हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया और CO2। आगे है कि दूसरा कैटेगरी हम बांटते हैं ध्रुवीय परावैद्युत में। तो हम कहते हैं वे सभी पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते, तो इस कारण यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है। जैसे केंद्र संपाती नहीं होते हैं, मतलब कि यहाँ पे जैसे देखो HCl जो होता है, हम कहते हैं हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था और Cl के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये दोनों यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देते हैं और हम कहते हैं ये एक क्या बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं। पर हकीकत में ऐसा नहीं होता है। जो हमारा क्लोरीन होता है ये ज़्यादा, इसके अंदर विद्युत ऋणात्मकता होती है, इस कारण ये हाइड्रोजन वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको भी अपने पास खींच लेता है। यानी ये बीच में ना रखे, कुछ ऐसा होता है, H यहाँ पे है, Cl यहाँ पे, तो ये बीच में ना होकर हल्का हल्का क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा डेल पॉजिटिव आ जाता है। डेल का मतलब बहुत छोटा सा यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, और ये ग्रहण किया तो इसके पास क्या आ जाता है, डेल निगेटिव आ जाता है। तो ऐसा कुछ हो जाता है, H है, Cl है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे डेल निगेटिव आ गया। डेल क्या बता रहे हैं, छोटा सा, और निगेटिव पॉजिटिव क्या है, आवेश है। तो देखोगे यहाँ पे भी डेल प्लस यानी थोड़ा सा आवेश है और यहाँ पर भी थोड़ा आवेश है, बीच में कुछ क्या है, दूरी। तो वैद्युत द्विध्रुव बनने के लिए तो यही चाहिए ना कि हमारे पास जितना आवेश यहाँ है उतना ही आवेश यहाँ पर हो और उसके बीच क्या हो, कुछ दूरी। तो इस प्रकार से HCl में एक क्या बन जाता है, वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। वही एग्जाम्पल में जो हमारा HCl हो गया, H2 हो गया, NH3 आदि हो गए। आगे कह रहा है कि वैद्युत धारिता। अब हम चैप्टर पे आते हैं कि हमारा जो मेन था वो कि वैद्युत धारिता होती क्या है। उससे पहले उसकी ज़रूरत पड़ती है कि चालक क्या होता है, चालक क्या होता है। तो यहाँ से देखेंगे वैद्युत धारिता हमारी क्या होती है। तो ये कह रहा है कि धारिता का मतलब ही बेसिकली क्या होता है, इसको इंग्लिश में कैपेसिटेंस कहते हैं, और ये जिस शब्द से बना है उसको हम कहते हैं कैपासिटी। और कैपेसिटी हम आमतौर पे यूज करते रहते हैं कि इसके अंदर ये करने की कैपेसिटी है, या इसके अंदर टॉप करने की कैपेसिटी नहीं है, या टॉप करने की कैपेसिटी है। तो हम कहते हैं कि कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ कितना धारण कर सकती है। धारिता का मतलब अगर एक लाइन में समझो तो ये होता है धारण करने की क्षमता। जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई ये बर्तन है
और इस बर्तन में 1 लीटर पानी आ रहा है, तो हम कहेंगे इसकी धारिता कितनी है, 1 लीटर है, यानी ये कितना पानी को ग्रहण कर सकता है, 1 लीटर। इसी प्रकार से अगर कोई ब्रेंच है और जिस पे 5 लोग बैठ सकते हैं, तो हम कहेंगे इस ब्रेंच की धारिता कितनी है, 5 है, यानी इस पे कितने लोग आ सकते हैं, 5 लोग आ सकते हैं। तो उसी प्रकार होता क्या है कि हम अपनी मर्जी से ना किसी चालक पे ऐसा नहीं है कि मनमाना उस पे आवेश दे दें। जैसे ये हमारे पास चालक है और जब इस पे आवेश देंगे तो एक निश्चित मात्रा में ही आवेश दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पे जितना मन करे इतना आवेश दे दो। अगर तार में भी देखोगे बहुत ज़्यादा आवेश देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बिजली देते हैं, तो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, टूट जाता है, पिघल सकता है। तो एक फिक्स अमाउंट ही रहता है जो हम आवेश का एक फिक्स अमाउंट ही रहता है जो हम किसी चालक यानी तार जो हमारे होते हैं उनके ऊपर दे सकते हैं। तो कितना आवेश वो ग्रहण कर सकता है, यानी कितना आवेश हम उस चालक को दे सकते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। तो वैद्युत धारिता हमारी क्या है, वापस से यहाँ से देखेंगे, ये वैद्युत धारिता हमारी क्या हो जाएगी यहाँ से। तो कह रहा है किसी चालक के वैद्युत आवेश ग्रहण करने की क्षमता, यानी वो चालक हमारा कितना वैद्युत आवेश को ग्रहण कर सकता है, वही उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। और इसको हम किससे दिखाते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि सी से क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। आगे कह रहा है कि ये लाइन क्या है कि किसी चालक का वैद्युत विभव उसे दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम आवेश देंगे वैसे वैसे विभव क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। और इसी को हम लिखते हैं क्यू प्रोपोर्शनल होगा किसके, वी के। जैसे जब देखते होगे ना कि जो हमारी बैटरियाँ आती हैं 200 वोल्ट 250 वोल्ट जो भी आती हैं, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं। तो चार्ज करते हैं तो उसकी वोल्टेज वापस से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी जब हमने चार्ज किया तो जो बैटरी का वोल्टेज डाउन हो गया था वो वोल्टेज वापस से बढ़ गया, और वोल्टेज है क्या, विभवांतर ही। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम आवेश को बढ़ाते हैं चालक का विभवांतर भी बढ़ जाता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि Q प्रोपोर्शनल होता है V के। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम वहाँ पे एक कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हम कांस्टेंट यूज किए हैं तो हम लिखते हैं Q बराबर हो जाता है C इंटू V के, जहाँ पे C हमारा क्या है, C एक प्रकार का कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता। तो अगर यहाँ से मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि C बराबर हो जाएगा Q अपान V के, और यही हमारा हो जाता है किसका फार्मूला, धारिता का फार्मूला, कि C बराबर होता है Q अपान V के। तो यहाँ से वापस एक बार चलेंगे, देखेंगे क्या हमने देखा कि किसी चालक को जैसे जैसे हम आवेश देते थे उसका विभव भी बढ़ जाता है। तो हमने लिखा Q प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो Q बराबर आ गया CV के। यहाँ से C बराबर हो जाता है Q अपान V, जहाँ पे C हमारा क्या है, चालक की धारिता है। बात करें इसका मात्रक का, तो यहाँ Q का मात्रक यानी आवेश का मात्रक क्या हो जाता है, कूलाम हो जाएगा, और V यानी विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। तो इसका एक मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट, और दूसरा एक मात्रक होता है फैरेड। ये फैराडे एक काफ़ी महान वैज्ञानिक थे जिनके नाम पे ये जो धारिता है इसके मात्रक को भी हम क्या करते हैं, फैरेड कहते हैं। तो इसके दो मात्रक होते हैं, एक कूलाम प्रति वोल्ट और दूसरा फैरेड। आगे बात करें बीमी सूत्र का, तो ये इसका बीमी सूत्र होता है यम की पावर -1 एल की पावर -2 टी की पावर 4 और ए स्क्वायर। कैसे आता है, वही आवेश का बीमी सूत्र, इसका बीमी सूत्र आपस में डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है। आगे बात करें ये कैसी राशि है, तो ये एक अदिश राशि होती है। क्यों, क्योंकि ये C बराबर किसके है, Q अपान V के। ये भी अदिश होता है, ये भी अदिश होता है, यानी आवेश भी अदिश विभव भी अदिश। जब दोनों के दोनों अदिश हैं तो जो राशि आएगी वो भी क्या आएगी, अदिश ही आती है। बात करें ये प्रश्न का, ये कभी कभी बोर्ड में वो पूछ लेते हैं कि 1 फैरेड की परिभाषा दो या 1 फैरेड को परिभाषित करो। तो 1 फैरेड को जब हम परिभाषित करते हैं तो हमने यहीं से देखा था कि ये जो C था ये बराबर था Q अपान V के, और इसका जो मात्रक था वही मात्रक क्या था, हमारा फैरेड था। तो ये C का मान 1 कब आएगा, जब आवेश 1 हो और विभव भी क्या हो, ये जब आवेश 1 हो और विभव भी 1 हो। जब Q का मान 1 होगा और V का मान 1 होगा तो जो हमारी धारिता है वो भी कितना आएगी, 1 फैरेड आएगी। तो इसी चीज़ को जब परिभाषित करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश
देने पर उसमें 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो, 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड होती है। तो धारिता का मान भी कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। और इसी चीज़ को हम नीचे लिखते हैं कि 1 फैरेड बराबर होता है 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। वही 1 फैरेड बराबर होगा 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट के। तो अगर फैरेड की परिभाषा पूछता है तो लिखेंगे चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसमें अगर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो उसे ही हम चालक का धारिता कहते हैं, यानी उसकी चालक की धारिता हम कहते हैं 1 फैरेड होगी। बात करें इधर का, तो ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि जो फैरेड है ना ये बहुत बड़ा मात्रक होता है, तो आमतौर पे डेली लाइफ में इसका यूज हम नहीं कर पाते। जैसे किलोमीटर होता है ना हमारा, तो हम कहते हैं किलोमीटर बहुत बड़ा मात्रक है, तो डेली लाइफ में जब हम चीज़ों को नापते हैं तो सेंटीमीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो वैसा ही कोई बात है कि फैरेड बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम माइक्रो फैरेड और पीको फैरेड को यूज करते हैं। जो हमें याद करने की चीज़ है कि ये जो माइक्रो फैरेड होता है वो बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6 फैरेड के, और पीको का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 12। तो आगे इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया फैरेड क्या होता है। ये प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए हमको क्या करना है, व्यंजक पता करना है। तो गोलीय चालक का मतलब कि ऐसा एक हमारे पास कोई गोला है और जो धातु का बना है। तो अगर ये देखो चित्र में हमको दिख रहा है ये 2D की ऐसी कोई एक वृत्त जैसी सतह, पर ये वृत्त जैसी नहीं है बल्कि क्या है, एक गोला है। अब पूरा गोला इस पे बन पाना संभव नहीं है, तो ये मान के चलो जैसे गुब्बारे होते हैं ना गोल का आकार, तो ये समझ लो कि कोई लोहे का गुब्बारा हो जाए या कोई लोहे की गेंद हो जाए, तो उसकी बात कर रहा है, यानी गोलीय चालक की बात कर रहा है कि अगर हमारे पास कोई लोहे की बड़ी सी गेंद हो, तो अगर गोला होगा तो उसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, और जब भी हम चालक को आवेश देते हैं तो सभी आवेश उसके बाहरी सतह पे पहुंच जाते हैं, अंदर आवेश नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, कि मान लो अगर हमने यहाँ पे और यहाँ पे आवेश दे भी दिया तो पॉजिटिव आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये इसको इधर ढकेलेगा, ये इसको इधर ढकेलेगा, और अंत में सभी एक दूसरे को ढकेलते ढकेलते कहाँ पे पहुँच जाते हैं, इस सतह के पास पहुँच जाते हैं। जिस कारण से किसी भी चालक को जब भी हम आवेश देते हैं तो सभी आवेश उसकी सतह पे चला जाता है। तो कैसे इसका धारिता के लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे, तो हम लिखेंगे माना आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है और जिसको क्यू आवेश दिया गया है। तो ये हमारे पास चालक था और इसको हमने कितना आवेश दे दिया, क्यू आवेश दे दिया। तो जब क्यू आवेश दे देंगे तो इसका विभव कितना होगा, तो हमें पता है विभवांतर के सूत्र से कि V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर के, यानी कितना आवेश दिए और कितनी इसकी त्रिज्या है। दूसरी चीज़ क्या हमें पता है कि C बराबर होता है Q अपान V के। अभी हमने ऊपर देखा कि जो धारिता का सूत्र था ये आया था C बराबर Q अपान V। तो अगर मुझे धारिता पता करनी है तो इस V की जगह तो चाहूँ ये वाला मान रख सकता हूँ। तो इस V की जगह जब ये वाला मान मैं रखूँगा तो ये हो क्या जाएगा, यहाँ से C बराबर आ जाएगा Q की जगह पे Q और इस V की जगह पे मान रख देंगे तो ये हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K अपान R। Q से Q कट जाएगा और ये वाली पूरी टर्म ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ से C बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R, जहाँ पे K हमारा क्या है, उसके बीच का जो माध्यम है वो उसका परावैद्युतांक है। तो अगर मान लो ये पूरा विलगित जो चालक है ये यहाँ पे कोई परावैद्युतांक ना हो और ये पूरी के पूरी तरीके से कहाँ रखा हो, वायु में, तो अगर ये वायु यदि निर्वात अथवा वायु हो तब इसके लिए K का मान 1 होता है। तो इस वाले K के जगह पे हम क्या रख देंगे 1। तो जैसे इसके जगह पे 1 रखोगे तो 1 का गुणा करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ से C नॉट हमें ये बता रहा है कि हम वायु के बारे में बात कर रहे हैं, ये बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R K। आगे कई बार वो उसमें ऐड कर देता है कि ये किसी चालक की वैद्युत धारिता किन कारणों पर निर्भर करती है, ये बताइए। तो यहाँ से देखो आसानी से बता सकते हैं कि चालक का अगर हम आकार बढ़ा देंगे तो धारिता भी बढ़ जाएगी। यहाँ से देखो C बराबर जो हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आया है, तो अगर इसको हम लिखना चाहें यहाँ से तो ऐसे भी लिख सकते हैं C प्रोपोर्शनल किसके होगा, R के, क्योंकि R उसके क्या है एकदम सीधे में है। जितने भी सीधे में रहते हैं सभी क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो दूसरी चीज़ ये हम कह सकते हैं कि चालक का आकार बढ़ने पर बढ़ता है, यानी त्रिज्या ज़्यादा होगी तो धारिता भी ज़्यादा होगी। और ये कॉमन सेंस है कि अगर मान लो मेरे पास छोटा चालक है तो जाहिर सी बात है मैं इसको कम आवेश दे पाऊंगा। अगर ये चालक बहुत बड़ा का हो, दीवार भर का हो, तो जाहिर सी बात है मैं ज़्यादा आवेश दे पाऊंगा। यानी जैसे जैसे चालक का आकार बढ़ेगा
इसकी धारिता बढ़ जाएगी। या अगर मान लो इससे भी बड़ा कोई चालक हो, कई दीवारें हों, तो जाहिर सी बात है मैं और ज़्यादा आवेश दे दूंगा, यानी चालक का आकार बढ़ेगा तो उसकी धारिता भी बढ़ जाती है। आगे कह रहे हैं माध्यम का परावैद्युतांक के बढ़ाने पर बढ़ती है। तो इसी चीज़ को यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा सी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है किसके, के। और समानुपाती का मतलब ये होता है अगर ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। आगे एक लाइन ये है कि चालक के निकट अन्य पृथ्वी से संबंधित अथवा विपरीत आवेशित चालक रखने पर धारिता बढ़ जाती। तो ये लाइन क्या है, ये समधारित्र जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखते हैं कि हम जब हमारे पास ऐसे प्लेट रहती है ना, तो इसके बगल में जब हम माइनस वाली प्लेट रखते हैं तो ये इसकी धारिता को बढ़ा देता है। तो दो चीज़ें यहाँ से, और तीसरी ये समधारित्र जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ लेंगे। तो आगे आ चुका है हमारा समधारित्र, कि समधारित्र हम कहते किसे हैं। तो ये समधारित्र होता कहाँ पे, तो ये पंखे मोटर देखते होगे ना, तो वहाँ पे एक ऐसे सफ़ेद का गोल सा ऐसे लगा रहता है, पंखों में ऊपर देखोगे या फिर मोटर में देखोगे तो ऐसा लगा रहता है। ये बेसिकली यही हमारा क्या होता है, समधारित्र होता है। तो कह रहे हैं कि समधारित्र है क्या, तो समधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यानी समधारित्र एक ऐसा उपकरण है, ऐसा डिवाइस है जो चालक के आकार में वृद्धि नहीं करता, फिर भी उसकी धारिता को बढ़ा देता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि अब जितने भी नए उपकरण बन रहे हैं हम सभी सोचते हैं कि क्या हो जाए, वो छोटे से छोटे हो जाए। तो इसी छोटे से छोटे करने के लिए हम ऐसा कोई डिवाइस जोड़ देते हैं उसके साथ जो खुद छोटा होता है, पर ये इसकी धारिता को क्या करता है, बढ़ा देता है, और ये इसमें आवेश को अपने पास रखे रहता है। अगर जनरल यूज पूछना चाहोगे कैपेसिटर का, तो पंखे में देखो होगे कभी कभी ना पंखा हमारा चलता ही नहीं है। जैसे मान लो बिजली का हमने बटन दबाया तो पंखा सिर्फ वहीं पे वाइब्रेट करते रहता, हूँ करके, थोड़ा भी चलता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, घर से एक डंडा लेके आते हैं और इसको ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। तो जब हम इसको गोल गोल घुमाते हैं तो वापस से पंखा चलने लगता है। तो उसका कारण क्या होता है, ये जो कैपेसिटर लगा रहता है ना, यही ख़राब हो जाता है, तब ये कारण रहता है। पर जब ये कैपेसिटर रहता है ना, तो ये क्या करता है कि जब बिजली आती है तो ऊर्जा को संचित कर लेता है, और फिर जैसे ही हम फैन को चालू करते हैं ना, तो ये अचानक से अपनी सारी ऊर्जा फैन को दे देता है, जिससे फैन स्टार्टिंग में ही रोटेट करने लगता है। अगर कैपेसिटर हटा दोगे ना, तो ये स्टार्टिंग में फैन हमारा रोटेट नहीं करेगा, सिर्फ अपनी जगह क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो वापस से आते हैं, समधारित्र हमारा है क्या, तो हम कहते हैं ये एक ऐसा है जिसमें हम आकार तो नहीं बढ़ाते पर चालक की धारिता बढ़ जाती। सिद्धांत इसका क्या है, तो इसका सिद्धांत काफ़ी सिंपल है। ये कहता है कि अगर आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधी एक अन्य चालक रख दें तो वह पहले चालक के विभव को कम कर देता है, जिससे उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। क्यों, क्योंकि सी व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/v के। तो ये बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमने पढ़ा C बराबर होता है Q/v के। यहाँ से मैं कह सकता हूँ C व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/v के। यानी अगर कभी भी विभव हमारा बढ़ेगा तो धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या इसका उल्टा भी होगा कि अगर विभव घटेगा तो धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा संबंध रहता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यानी अगर विभव घट रहा है तो धारिता बढ़ जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करते हैं। हम करते क्या है कि एक ऐसे प्लेट लेते हैं और इस पर हम कुछ धनावेश रख देते हैं, और एक दूसरी प्लेट लेते हैं जिस पे कोई आवेश नहीं देते, और इसको हम पृथ्वी के साथ ऐसे जोड़ देते हैं। अब होगा क्या, ये धन आवेश के कारण इस पे जो पहले कोई आवेश नहीं था, यहाँ के जो निगेटिव हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव इससे दूर चले जाएंगे। तो हमने जैसे ही एक आवेशित प्लेट रखी ये वाली, तो इस पे उपस्थित धनावेश क्या किएगा, करेगा, इस प्लेट के ऋणावेश को अपनी तरफ खींच लेगा, और जब ऋणावेश को इस तरफ खींच लेगा, इस प्लेट के धनावेश को क्या करेगा, इस साइड भेज देगा। तो ये प्लेट हमारी ध्रुवित हो जाएगी। अब एक तार हम जोड़ देते हैं इस प्लेट से, और उसको कहाँ से जोड़ देते हैं, पृथ्वी से। ताकि होगा क्या, जितना धनावेश है वो सब ये तार पकड़ के कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर। तो ये सभी धनावेश हमारे पृथ्वी के अंदर चले गए, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये प्लस और माइनस की एक प्लेट ही बचेगी। तो यहाँ पे देखो वही बचा है हमारे पास, ये प्लस आवेश, यहाँ पे माइनस आवेश, और यहाँ पे हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, तो प्लस आवेश और माइनस आवेश की एक प्लेट बचेगी। तो इससे होता क्या है कि ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसका विभव कम हो जाता है। क्यों विभव कम होता है, जैसे जो धन आवेश के कारण विभव होगा उसके लिए v हम क्या यूज करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/v
आर, इसके लिए जो यूज करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वही रहेगा, पर यहाँ पे माइनस क्यू अपान आर रहता है, यानी धन आवेश के कारण जो विभव आता है ना वो धन आता है। मान लो 15 वोल्ट आ गया, ऋण आवेश के कारण जो विभव आता है ना वो माइनस होता है, तो मान लेते हैं कितना आ जाता है, -5 वोल्ट आ जाता है। तो जो टोटल विभव है ना ये 15 - 5 घट के कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। यानी ये अकेला रहता तो 15 वोल्ट विभव रहता, पर ये माइनस वाला जो रहता है ना तो माइनस वाले का विभव माइनस था, तो जब नेट निकालोगे आपस में जोड़ोगे तो घट के कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। यानी हमारा विभव क्या हो जाता है, घट जाता है, जिससे हमारी धारिता बढ़ जाती है। तो समधारित्र के प्रकारों की बात करें तो समधारित्र कई प्रकार के होते हैं, कुछ समांतर, गोलीय, बेलनाकार, ये कई प्रकार के होते हैं, पर हमारे जो कोर्स में है वो दो है, एक तो समांतर प्लेट समधारित्र है और दूसरा गोलीय समधारित्र। तो बारी बारी से हम करके देखते हैं कि क्या होता है हमारा समांतर प्लेट समधारित्र और क्या होता है गोलीय प्लेट समधारित्र। तो बात करें कि क्या होता है हमारा समांतर प्लेट समधारित्र, तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं कि अगर मैं एक प्लेट ले लूँ ऐसे, ये देखो पाई एक तार की तरह दिख रहा है पर ये तार नहीं है, ये हमारा एक प्लेट है। जैसे अगर मैं कागज़ को एकदम खड़ा करके रखूँगा ना तो ये सिर्फ साइड वाला सामने से दिखेगा, तो ऐसा कुछ है कि हमको ये साइड वाला हिस्सा दिख रहा है, बल्कि ये पूरी क्या है, एक प्लेट है। जैसे पेज होता है ना, तो पेज को अगर मैं खड़ा करके रखूँगा तो साइड का सिर्फ दिखेगा वो, और इसको मैं एक तार से जोड़ देता हूँ जिसमें हम क्यू आवेश को भेजते हैं। तो ये धन आवेश को हम भेज दिए यहाँ पे, और एक दूसरा यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये भी प्लेट है, और इसको यहाँ धरती के अंदर जोड़ देते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो हमारा रहता है, यहाँ पे प्लस आवेश आ जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। तो अगर ध्यान दोगे तो ये जो हमारा समधारित्र बना है इसमें है क्या, एक ये प्लेट है, दूसरी ये प्लेट है, और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं, पूरी की पूरी क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो समांतर है और प्लेट है और है सिस्टम क्या, समधारित्र। वापस से देखो क्या क्या है, ये प्लेटें, ये दोनों प्लेट है और आपस में क्या है, समांतर है, और ये पूरा सेटअप है किसका, समधारित्र का। तो इसी चीज को यानी इस पूरे सेटअप को हम कहते हैं समांतर प्लेट समधारित्र। गोलीय समधारित्र क्या होता है, अगर मान लो, या गोलीय समधारित्र का जब हम ये डेरिवेशन करेंगे तभी समझ लेते हैं कि क्या होगा गोलीय समधारित्र। अभी के लिए समांतर प्लेट समधारित्र से ही आगे बढ़ते हैं। तो ये कई बार पूछता रहता है कि समांतर प्लेट समधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करो। तो हमने क्या किया, वही कि ये हमारा आ गया यहाँ से, एक प्लेट ये वाली है। अब देखो यहाँ पे ये प्लेट अच्छे से दिख रही है और ये हमारी दूसरी प्लेट है, तो एक पे पॉजिटिव आवेश और दूसरे पे माइनस आवेश, और इसको हमने कहाँ जोड़ा है, पृथ्वी के अंदर जोड़ दिया है यहाँ से ऐसे। तो यहाँ से हमने आवेश भेजा था तो इस पे प्लस आवेश आ गया और इस पे माइनस आवेश आ गया। तो इस प्लेट को हम x मान लेते हैं और इसको y। तो कैसे धारिता निकालेंगे, तो हम कहेंगे समांतर प्लेट समधारित्र की रचना धातु की दो प्लेटों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर परस्पर समांतर रखकर की जाती है। तो हम मान लेते हैं कि इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी है स्मॉल d, यानी हमने दो धातु की प्लेटें लगाई जिनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d, और इन प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, यानी ये वाला हिस्सा कितना है, ये जो क्षेत्रफल का हिस्सा है वो a है और बीच की दूरी वही स्मॉल d है। और अगर इस पे आवेश हम q दे रहे हैं यहाँ से, यानी ये जो आवेश हम भेजें वो कितना भेजें, q, तो यही q आवेश हमारा प्लेट पे आ जाएगा। तो पहले अध्याय में हमने पढ़ा था ना कि आवेश घनत्व होता है, जो लैम्डा होते हैं, सिग्मा होते हैं, रो होते हैं, कई आवेश घनत्व होते थे। तो उसी में से एक पृष्ठीय आवेश घनत्व हमारा होता है सिग्मा, जो बराबर होता है कितना आवेश है बटे कितना क्षेत्रफल है। तो अगर मैं कहूँ कि इस पृष्ठ यक्स पे कितना आवेश घनत्व होगा, तो यहाँ से आ जाएगा आवेश घनत्व सिग्मा बराबर q बटे a के। और जो विभव वाला चैप्टर है वहाँ पे हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि प्लेटों के बीच की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वहाँ पे ऐसे डेरिवेशन किए थे ना, किसी चालक, ये अनंत लंबाई की प्लेट के कारण किसी बिंदु पे कितना वैद्युत क्षेत्र आएगा, तो वहाँ पे हमारा ये फार्मूला आता था, E बराबर होता था सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्लेटों के बीच, यानी इन दोनों प्लेटों के बीच कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आएगी, वो बराबर होगी सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। और अभी हमने देखा सिग्मा बराबर क्यू अपान ए के है, तो इस सिग्मा की जगह हम चाहें तो ये क्यू अपान ए का मान रख सकते हैं। तो ये E बराबर हो जाएगा क्यू अपान के, और ये सिग्मा की जगह आ जाएगा क्यू अपान ए, और के और एप्सिलॉन नॉट ए पहले से ही है।
आगे स्टेप में क्या करेंगे कि हमको पता है कि विभवांतर और क्षेत्र में जो संबंध होता है, यानी ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इतना ही लिख देंगे। हम जानते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, हम जानते हैं V बराबर होता है E इंटू डी के। और ये कैसे होता है, तो अगर पीछे याद करो जो हमने पढ़ा था कि ये विभव प्रवण था, तो वहाँ पे हम लिखते थे ना कि ये जो E होता है वो बराबर होता है माइनस dV अपॉन dr के। ये क्या होता था, विभव होता था, और ये dr का मतलब क्या होता था, दूरी। तो इसी चीज़ को अगर मैं यूज करना चाहूँ तो ये देखो dv है या v है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जैसे छोटा सा विभव था तो हम dv से दिखा दिए, पूरा विभव रहता तो किससे दिखाते, v से दिखाते। तो ये कहने की चीज़ें हैं। तो यहाँ से मैं एक चीज़ चाहूँगा तो ये लिख सकता हूँ कि E बराबर होगा, ये V बराबर होगा E गुणे डी आर के, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E गुणे बीच की दूरी R बराबर होगी किसके, विभव के। तो वहीं से हमारा आता है कि जो विभव होता है V बराबर होगा E इंटू डी के, जहाँ पे D हमारी क्या है, उनके बीच की दूरी है। तो यहाँ से हम कहते हैं V हमारा बराबर होगा E इंटू डी के। तो यहाँ से ये जो E है, इसकी जगह पे चाहूँ तो मैं ये वाला मान रख सकता हूँ जो हमारा आया था Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ E की जगह पे जब ये मान हम उठा के रखेंगे तो यहाँ से आ क्या जाएगा, ये V बराबर हो जाएगा Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट और D। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता क्या करनी है, धारिता। तो हम लिखेंगे धारिता की परिभाषा से C बराबर होता है Q अपान V, और Q की जगह पे ये वही रहने देंगे, Q ही रहने देंगे, V की जगह पे ये वाला मान उठा के रख देंगे। तो जब V की जगह पे ये मान रख देंगे तो ये हो जाएगा Q अपान क्यू डी के, और यहाँ पे देखो तो ये Q से ये Q कट जाएगा, ये वाली पूरी टर्म ऊपर चली जाएगी। तो ये हो क्या जाएगा हमारा, C बराबर आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट, और ये D बचा रहेगा। तो यहाँ से हो जाएगा C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट और अपान डी के। तो ये था हमारा समांतर प्लेट समधारित्र के धारिता के लिए कैसे डेरिवेशन करेंगे। और ये कई बार पूछता है कि समांतर प्लेट समधारित्र की धारिता किस पे निर्भर करती है। तो अगर ये फार्मूला याद है ना तो आसानी से लिख सकते हो। यहाँ पे सीधे देखो तो C प्रोपोर्शनल है किसके, A के, C प्रोपोर्शनल है किसके, K के, और C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपान D के। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं। और अगर कभी बोर्ड में आए ना तो एक आध लाइन इसमें बढ़ा के भी लिख सकते हैं, जैसे C प्रोपोर्शनल टू A है तो यहाँ पे तो लिखा है कि क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है, पर अगर बोर्ड में पूछ रहा है तो वहाँ पे अपने से जोड़ भी सकते हैं कि किसी चालक की वैद्युत धारिता या किसी समांतर प्लेट समधारित्र की वैद्युत धारिता चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ से ऐसे हम करके क्या कर सकते हैं, बोर्ड में अपनी लाइनें भी भर सकते हैं। तो पहला वही कि क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है, 1 अपान डी है तो इसका मतलब दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के है तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, परावैद्युतांक जो उसका होता है उसके भी अनुक्रमानुपाती यहाँ से हो जाएगी। आगे बात करें ये आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट समधारित्र की धारिता, यानी अब की क्या कह रहा है, देखो पहले कह रहा था कि ये हमारा जो समधारित्र था ना ऐसे कुछ था, तो कह रहा है इसके बीच अगर मैं ऐसे एक छोटी सी पतली सी पट्टी लाके किसी परावैद्युत की रख दूं, परावैद्युत का मतलब कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक, मोम, लकड़ी, कुछ भी हो सकता है। तो ये समझ लो ऐसे एक मोम का पतला सा पट्टी लेके आया और इसी के बीच क्या कर दिया, रख दिया। तो पूछ रहा है अब इस समधारित्र की धारिता कितनी होगी, तो ये हमें पता करना है। और यहाँ पे देखो आंशिक लिखा है, आंशिक का मतलब ये जो पट्टी है ना ये पूरा नहीं भरी है बल्कि बीच में थोड़ी सा है। जैसे यहाँ पे हमारा समधारित्र था ना तो हम चाहते तो इसके पूरे ऐसे एरिया में भर सकते थे, पर पूरा एरिया में नहीं भरा है बल्कि आंशिक है, यानी ऐसे समधारित्र था ना तो हमने कुछ ही दूर में ये पट्टी लगाई हुई है। तो इसी का मतलब होता है आंशिक यानी कुछ ही दूर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखो थ्योरी जब लिखना रहेगा ना तो ये थ्योरी अपने से लिख लेंगे, सिर्फ स्टेप पे आते हैं। तो थ्योरी कैसे लिखेंगे, थ्योरी खुद से बना के लिख लेंगे क्या कि यहाँ से इसको हम जोड़ देकर धरती से, तो थ्योरी खुद से बना के लिख देंगे। कुछ भी लिख सकते हैं कि हमारे पास एक समांतर प्लेट समधारित्र है जिसकी ये दो प्लेटें हैं जिनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और बीच की दूरी D है, जिसके बीच हम किसी के परावैद्युतांक का माध्यम को आंशिक रूप से रखते हैं। तो ये सब बना के अपने से चाहेंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पे बोर्ड में लिख लेंगे। मेन बात पे आते हो तो यहाँ तक लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखने में इसी चित्र को डिस्क्राइब कर देंगे कि ये प्लेट है, वैद्युतांक को रखे हैं और जिसका के परावैद्युतांक का माध्यम रखे हैं, जिसकी चौड़ाई कितनी है, स्मॉल t है। अब होगा यहाँ से क्या, एक चीज़ हमको ध्यान में देनी है, वो क्या कि हमने अभी देखा कि जो चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती थी उसका फार्मूला E बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट।
अगर मान लो बीच में कोई के रहता तो यहाँ पे क्या आ जाता था, के आ जाता था। पर यहाँ पे परावैद्युतांक ना सिर्फ ये बीच में थोड़ा सा है, बाकी ये वाली जगह और ये वाली जगह जो है ना वहाँ पे वायु है। तो इसलिए E बराबर सिग्मा अपन के एप्सिलॉन नॉट ना यूज करके हम क्या यूज कर रहे हैं, E बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा बराबर किसके होता है, अभी हमने ऊपर देखा था ना Q अपान ए के, तो सिग्मा की जगह हम क्या रख देंगे, Q अपान ए। दूसरा, तो यहाँ जो हमारी E1 है यानी ये प्लेट के जो बीच है ना, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आ गई Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। बात करिए जो पट्टी है इसके अंदर कितना होगी, तो हमने बताया ना कि पट्टी के लिए यानी अब परावैद्युतांक माध्यम आ गया, तो अब जो E होगा तो इसको हम E2 से दिखा दे रहे हैं, और ये E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसी के साथ क्या जुड़ जाएगा, छोटा सा के जुड़ जाएगा। तो यहाँ से E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह वही वापस से Q अपान ए रख देंगे, तो ये बदल के हमारा हो जाएगा Q के ए एप्सिलॉन नॉट। आगे क्या करेंगे, ये जो पूरा सिस्टम है इसका विभव कुल कितना होगा, तो कैसे पता करेंगे। हमने पीछे देखा था, ये क्या देखा था कि ये V बराबर होता था किसके, E गुणे डी के, जहाँ पे डी क्या है, उसकी दूरी है। तो इस पूरे सिस्टम का विभव कितना होगा। अच्छा, विभव हम पता क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है C बराबर किसके होता है, Q अपान V के। अगर ये V मिल जाएगा तो हमें धारिता आसानी से मिल सकती है इस फार्मूले से, तो इसलिए हम क्या पता कर रहे हैं, इसका विभव पता कर रहे हैं। तो यहाँ से विभव होगा कितना, तो हम मान ले रहे हैं कि ये वाला फार्मूला अगर यूज करेंगे तो जो विभव होगा ना ये इन दोनों के टोटल विभव के बराबर होगा, यानी ये बीच की जगह में कितना विभव है इसको जोड़ लें, और ये प्लेट के कारण अंदर कितना विभव इसको जोड़ लें, तो ये पूरे सिस्टम का हमको क्या मिल जाएगा, कुल विभव मिल जाएगा। तो वायु में कितना विभव होगा वो पता करने के लिए जब फार्मूला यूज करेंगे तो इसको मान लेते हैं ये हमारा क्या है, V1 है, तो ये हो जाएगा E1, और उसके बीच की दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे V बराबर हमारा हो जाएगा E1, और यहाँ पे दूरी D माइनस टी। डी माइनस टी वायु के लिए क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये पूरी दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक डी है, और इसमें से जो प्लेट छोटी सी है उसकी जो चौड़ाई है वो टी है, तो बचेगा कितना, डी माइनस टी ही बचेगा। जैसे मान लो अगर 10 सेंटीमीटर ये लंबी रहती, जिसमें से 2 सेंटीमीटर की ये प्लेट रहती, तो वायु वाला हिस्सा कितना रहता, 10 माइनस 2 यानी 8 सेंटीमीटर रहता। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखें कि V बराबर होगा E1 डी माइनस टी के, और ये प्लेट के अंदर कितना होगा, तो वो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेंगे विभव का, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, दूसरे प्लेट के अंदर कितनी तीव्रता है E2, तो E2 गुणे उसकी जो दूरी है या उसकी जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी हमारी T हो जाएगी। अब करेंगे कुछ नहीं, यहाँ से E1 का मान उठा के रखेंगे, यहाँ से E2 का मान उठा के यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ से देखो तो Q A एप्सिलॉन नॉट हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से Q A एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो बचेगा D माइनस टी, और यहाँ से Q A एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो बचेगा T अपान के। तो यहाँ से हो जाएगा dt प्लस टी अपान के, और हमें धारिता C पता करनी है, तो C पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो हमारा जो धारिता C होती है, ये धारिता C होती है, ये बराबर किसके होती है, Q अपान V के। तो जब इसी के अपान V करोगे, यानी यहाँ से जब Q अपान V धारिता निकालोगे तो इसके ऊपर क्या आता, Q आता, ये Q को क्या कर देगा, काट देगा, और ये जो A एप्सिलॉन नॉट है ये ऊपर चला जाता है, और ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाती है हमारी नीचे रह जाती है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम चाहे तो लिख सकते हैं कि हमारा जो V आता है वो आ जाता है A एप्सिलॉन नॉट, और ये D माइनस टी और प्लस टी अपान के। तो यहाँ से जो हमारा समांतर प्लेट समधारित्र रखे हैं उसकी धारिता आ जाएगी। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं गोली समधारित्र की तरफ। ये लाइन याद है ना, यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, ये देखो ये लाइन नोट नहीं किया है, पर यहाँ से लिखेंगे हम क्या, C बराबर होता है किसके, Q अपान V के, और यहाँ से जब हम मान रखेंगे तो ये V की जगह पे ये वाला मान रख देंगे, ये वाला मान Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, और ये जो ब्रैकेट में, तो ये Q से Q कट जाएगा और A एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये ब्रैकेट वाला नीचे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे देखो A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया और ये वाला ब्रैकेट वाला क्या रह गया, नीचे ही रह गया। आगे बात करें गोलीय समधारित्र की, आगे बात करते हैं गोलीय समधारित्र की। तो अब तक हमने देखा था समांतर प्लेट समधारित्र, तो ऐसे दो प्लेटें समांतर रहती थी तो इसको हम कहते थे ये क्या है, हमारी समांतर प्लेट समधारित्र है। पर अब की प्लेटों की जगह पे एक गोला आ गया तो हमारा क्या हो गया, गोलीय समधारित्र हो गया।
तो इसमें हम कहते हैं ये समकेंद्रीय खोखली गोले चालकों से मिलकर बना होता है। एक को धनावेश देते हैं, दूसरे को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। तो वही वाला सिस्टम है कि एक को हम धनावेश देते थे, दूसरे को क्या कर देते थे, पृथ्वी से जोड़ देते थे। यहाँ पे गोला है तो पहली वाले गोले को क्या कर देते हैं, धनावेश दे देते हैं, और दूसरे वाले गोले पे ऋणावेश आ जाता है, जिसको कहाँ जोड़ देते हैं, हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो ये पूरा जो सेटअप है, ये पूरा सिस्टम है, ये हमारा क्या कहलाता है, गोलीय समधारित्र कहलाता है। अब इसके डेरिवेशन की बात करें तो ये पूछता है कि गोलीय समधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये है काफ़ी आसान। ये कई बार लगता है कि ये फार्मूला दिख के हमको कि ये पता नहीं क्या आ गया, पर ये है काफ़ी आसान। कैसे इसको करेंगे, तो बात करें गोलीय समधारित्र की, तो ये हो गया हमारा गोलीय समधारित्र, और इसकी जो धारिता है उसके लिए व्यंजक पता करना है। तो ये एक सतह जो हो जाएगी तो इस पर क्या रहता है, पहले वाली सतह पे प्लस रहता है, और ये बाहरी सतह पे क्या आ जाता है, हमारा ऋणावेश आ जाता है। तो उसी चीज़ को ये प्लस क्यू और माइनस क्यू से यहाँ पे दिखाया है, तो वो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम चाहे तो प्लस माइनस बना सकते हैं। तो अब होगा क्या, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा चालक सतह है, तो हम लिखेंगे क्या, माना गोलीय चालक ए व बी की त्रिज्याएं स्मॉल आर और आर है, यानी ये वाली हमारी गोलीय चालक ए है और ये बाहर दूसरा गोलीय चालक बी है। ए की त्रिज्या स्मॉल आर है और बी की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। तो उसी को हमने लिख लिया, और हमने लिख लिया इनके बीच का ये जो माध्यम है, ये कोई के परावैद्युतांक का एक माध्यम है। अब यहाँ होगा क्या, धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव कितना होगा, यानी ये वाली जो हमारी सतह थी, ये इस पे धन आवेश रहता है, तो कह रहा है कि इस धन आवेश के कारण कितना वैद्युत विभव होगा। तो यहाँ पे कितना वैद्युत विभव होगा, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। हमें पता है V बराबर होता है 1/ε0, और परावैद्युतांक माध्यम भी है तो K हो जाएगा और Q/R। आगे कह रहे हैं ऋणावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, यानी ये जो हमारी माइनस वाली प्लेट है, ये इसके कारण कितना वैद्युत विभव होगा, तो इस माइनस वाले के कारण कितना वैद्युत विभव होगा, तो फार्मूला यूज करेंगे तो वही V2 बराबर 1/4πε0, परावैद्युतांक है तो K, ऋण आवेश के कारण है तो यानी माइनस आवेश है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ स्मॉल आर था, यहाँ पे क्या यूज होगा, कैपिटल आर। क्यों, क्योंकि अब इस गोले की जब बात कर रहे हो ना, तो इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो इसलिए हम क्या यूज किए, कैपिटल आर। तो यहाँ से अगर हमारा विभव मिल गया, तो धारिता पता करने के लिए हमें बार बार विभव पता करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि C बराबर Q/V, ये जितना इस चैप्टर में ना हर डेरिवेशन का मूल ही यही है कि धारिता पता करनी है तो पहले विभव पता कर लो और उसको Q/V से क्या कर दो, फार्मूले से निकाल लो। तो इसलिए वापस इसमें भी हम क्या पता करेंगे, विभव ही पता करेंगे। तो इस पूरे गोले का, यानी इस पूरे गोलीय समधारित्र का विभव कितना होगा, तो हमें पता है कि नेट विभव निकालना है, तो V बराबर होता है V1 + V2 के, यानी कुल विभव कितना होगा। तो ये पता करने के लिए इसके कारण कितना विभव होगा वो, और इसके कारण कितना विभव होगा, इन दोनों को आपस में हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा कुल विभव V1 + V2। V1 का ये वाला मान उठा के यहाँ से रख देंगे, और V2 का ये वाला मान उठा के यहाँ से रख देंगे। तो ये जो माइनस वाला साइन है ना, ये इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा। और यहाँ तो से हम देखो तो 1/4πε0, और इस Q को चाहे तो बाहर कर सकते हैं, तो बचेगा क्या, 1/R, और यहाँ से ये बाहर चला जाएगा तो बचेगा 1/R। और इनका एलसीएम हम लेंगे तो R × R हो जाएगा, और ये वाला R यहाँ चला जाएगा और ये वाला R यहाँ पे चला जाता है। जब हम एलसीएम लेके इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ से V बराबर हमारा आ गया Q/4πε0 K बड़का R माइनस छोटका R/R × R। आगे धारिता की परिभाषा से वही यूज करेंगे, C बराबर होता है Q/V, तो Q की जगह पे Q ही रहने देंगे, V की जगह पे ये वाला मान उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। अब होगा क्या, इस Q से ये Q कट जाएगा, ये Q से ये Q कट जाएगा, और ये 4πε0 K कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और इसी के साथ ये वाला पूरी टर्म कौन कौन ऊपर जाएगा, Q से Q कटा, R × R 4πK, ये पूरी टर्म कहाँ चली जाएगी, ऊपर, और ये पूरी टर्म नीचे रह जाएगी। तो इसी चीज़ को हम लिखते हैं, C बराबर हो जाएगा, ये पूरी टर्म ऊपर चली गई और R - R। अब यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देते हैं, वो क्या, ये K जो है ये तब है जब बीच में परावैद्युतांक माध्यम बना हो, यानी यहाँ पे कोई माध्यम भरा है जिसका परावैद्युतांक कितना है, K। अगर मान लो परावैद्युत ना हो, परावैद्युत का मतलब जैसे मोम, लकड़ी, कागज कुछ भरा था, अगर इसके जगह पे मान लो हवा भर देता, तब क्या, अगर हवा भरेंगे तो हवा के लिए K का मान कितना होता है, हवा या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, तो इसके जगह पे 1 रख देंगे तो ये पूरी टर्म गायब हो जाएगी, क्योंकि 1 का गुणा करने का कोई मतलब होता नहीं। तो बचेगा क्या, 4πε0 R - R।
तो यहाँ तक ये गोली समधारित्र। इसके बाद ये थोड़ा सा और बचा, इसमें बात करते हैं समधारित्रों के संयोजन की। तो समधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं क्या, ये एक हो जाता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा जो होता है वो आता है समांतर क्रम संयोजन। अब ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का मतलब क्या है, तो इसे ऐसे समझ लो कि अगर मान लो हमारे पास यहाँ कोई ऐसे बैटरी है ना, ये हमारे पास बैटरी है, और इससे हम एक तार लेते हैं और एक तार में कई संधारित्र ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। हमने एक ही तार लिया बैटरी से और इसमें क्या किए, कई संधारित्र जोड़ दिए। जैसे घरों में मान लो कि ये बल्ब अगर हो तो एक तार उठाए सेल से, एक सिरा यहाँ तार का जोड़े, एक सिरा यहाँ जोड़े, और इसी तार से कई बल्ब को ऐसे ऐसे करते हम एक ही तार से जोड़ दिए। तो ये जो क्रम है ना, ये क्रम क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। पर अगर मान लो हमने ऐसे बैटरी उठाया, यानी जो घरों में देखते होगे ना सेल, वो तो यहाँ से एक तार ले गए, एक संधारित्र यहाँ जोड़ दिए, दूसरा तार यहाँ से ऐसे गए और यहाँ से एक दूसरा तार निकाले जिसमें दूसरा संधारित्र जोड़ दिए, फिर तीसरे तार से तीसरा जोड़ दिए। यानी अगर अलग अलग तार से ना, हर अलग तार से अलग अलग संधारित्र को जोड़ रहे हैं, तो ये क्रम हमारा क्या कहलाता है, समांतर कहलाता है। तो श्रेणी का मतलब एक के तार लिए और सबको एक ही साथ क्या कर दिए, नथ दिए, मतलब एक ही साथ क्या कर दिए, बांध दिए, तो वो श्रेणी हो गया। और सबको अलग अलग तार से जोड़ दिए तो वो क्या हो गया, हमारा समांतर हो गया। तो इनका डेरिवेशन नीचे देखते हैं। तो नीचे इसका डेरिवेशन देखते हैं। एक तो हो गया हमारा ये श्रेणी क्रम का, और एक और क्या आएगा, समांतर क्रम का। तो ये डेरिवेशन काफ़ी आसान है। तो देखो पहले श्रेणी क्रम में जोड़े कैसे, ये हमारी बैटरी हुई, एक तार लिए और सभी संधारित्रों को क्या कर दिए, एक ही तार से जोड़ दिए, तो ये हमारा क्रम क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। अब इसमें याद क्या करने की चीज़ है कि ये श्रेणी क्रम में ना जितना आवेश यहाँ बैटरी से निकलता है वही आवेश हर एक संधारित्र से होकर जाता है। जैसे मान लो अगर ये पानी की टंकी रहती और यहाँ से पानी जाता, तो जितना पानी इस पाइप में जाएगा उतना हर एक में जाएगा, क्योंकि सभी एक ही पाइप से जुड़े हुए हैं। तो सेम हाल यहाँ पर भी होता है कि जब श्रेणी क्रम में सभी संधारित्र जुड़े होते हैं तो जितना आवेश यहाँ से जाता है वही सभी इन संधारित्रों से होकर भी जाता है। तो याद क्या करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में जो बैटरी से निकला आवेश है Q, वही Q आवेश सभी संधारित्रों से होकर जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे माना 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 हैं, और श्रेणी क्रम में इनको हम जोड़े हैं, और श्रेणी क्रम में आवेश क्या है, Q है। तो देखो बोर्ड में लिखोगे ना तो अपना लाइन एक आध दो एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि ये ऐसे जोड़े हैं, ये वो किए हैं। तो यहाँ पे मेन मुद्दे पे आते हैं, जो हमारा क्या है कि 3 संधारित्र जुड़े हैं। तो इसमें श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच जो आवेश Q होता है ना, वो क्या होता है, समान होता है। अभी हमने देखा कि जितना आवेश निकलेगा उतना ही आवेश जाएगा। तो इनमें आवेश समान होता है, पर क्या समान नहीं रहता, वो है विभवांतर। यानी श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है। यानी जितना वोल्टेज यहाँ V है ना, वही V इन तीनों के तीनों संधारित्रों में अलग अलग क्वालिटी से क्या हो जाता है, बट जाता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 15 वोल्ट का विभवांतर होगा तो हो सकता है कि 5 यहाँ चला जाए, 5 यहाँ चला जाए, 5 यहाँ चला जाए, कुछ भी जा सकता है। यहाँ पे हो सकता है 9 चला जाए, यहाँ पे 3 चला जाए, और यहाँ पर भी हमारा कितना चला जाए, 3 चला जाए 15 वोल्ट का। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो विभवांतर होता है श्रेणी क्रम में ना, ये इन तीनों के अंदर क्या होता है, बट जाता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे जो हमारा कुल विभवांतर V होगा, अगर ये V1 V2 V3 के रूप में बटा है तो कुल विभवांतर V होगा कितना, V1 + V2 + V3। तो विभवांतर हम ऐसे ही निकालते हैं ना, सभी विभवांतरों का योग क्या कहलाता है, कुल विभवांतर। तो यहाँ से कुल विभवांतर V बराबर हो जाएगा V1 + V2 + V3। अब V1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Q/C1, V2 की जगह पे Q/C2, और इसके जगह पे Q/C3। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें क्या पता है कि C बराबर होता है Q/V के। यहाँ से लिखोगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। पहले वाले के है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, V1 हो जाएगा और C1 हो जाएगा, दूसरा रहेगा तो V2 C2 हो जाएगा, तीसरा रहेगा तो V3 C3 हो जाएगा। ये क्यों नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर देखा ना कि श्रेणी क्रम में आवेश Q क्या रहता है, समान रहता है। तो इसलिए Q का मान हर जगह सेम रहेगा, और धारिता पहले दूसरे तीसरे के लिए उसी हिसाब से बदल लेंगे। तो यहाँ से जो हमारा V1 V2 V3 है, इसी का मान हम चाहे तो उठा के क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे जब रखोगे तो ये आ क्या जाएगा समीकरण में रखने के बाद, ये और ये V की जगह पे क्या रख सकते हैं, Q/C रख सकते हैं।
तो यहाँ से v की जगह पे q अपान सी हो जाएगा। ये पहले वाले के लिए q अपान C1, दूसरे के लिए C2 और तीसरे के लिए q अपान C3 हो गया। यहाँ से चाहोगे तो q कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा ये वाला पोर्शन और q से q कट जाएगा तो बचेगा क्या 1/c बराबर होगा, ये q कट चुका है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। और यही हमारा क्या है श्रेणी क्रम समधारित्र के लिए जो तुल्य धारिता है उसका डेरिवेशन है। यहाँ पे लिखेंगे ये c क्या है, बेसिकली यहाँ नोट करके लिखेंगे संयोजन की तुल्य धारिता है। यानी ये जो c हमारा होता है इस श्रेणी क्रम समधारित्र का जो संयोजन था उसकी तुल्य धारिता है। और यहाँ पे एक चीज़ ये कहता है कि ये जो c होता है ना, यानी ये जो संयोजन की तुल्य धारिता होता है वो प्रत्येक समधारित्रों में सबसे कम धारिता वाले से भी कम होता है। तो ये लाइन को अभी यहाँ पे याद ही कर लेंगे कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता आएगी ना वो सबसे कम समधारित्र की धारिता से भी कम आएगी। यानी अगर मान लो हमारे पास समधारित्र ऐसे 2, 3 और ये 5 माइक्रोफैरेड के थे ना, तो जो तुल्य धारिता आती है श्रेणी क्रम में ना वो 2 से भी कम आएगी, वो 0.5, 0.2 ऐसा कुछ आती है। ये क्यों आती है, जब क्लासेस चलती है तो वहाँ पे डिटेल में समझते हैं। यहाँ के लिए भी क्या कर लो, नोट मान के याद कर लेना। आगे बात करें समांतर क्रम का, तो समांतर क्रम बताए थे हम ना, समांतर क्रम किसको कहते हैं, जब अलग समधारित्र हर एक समधारित्र को जोड़ने के लिए अलग से एक तार को हम क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। यानी एक तार को ऐसे जोड़े और ऐसे जोड़े। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा विभवांतर समान रहता है और आवेश सबकी समान नहीं रहता। जैसे अगर मान लो ये पाइप रहती और यहाँ से पानी जाता और यहाँ से ऐसे 3 टुकड़ों में हमारा पानी बढ़ रहा हुआ है, यानी समझो ये हमारी पाइप थी, एक पाइप इधर जा रही, एक पाइप इधर जा रही, एक पाइप इधर जा रही। तो अब जो पानी आएगा ना उसका कुछ भाग यहाँ चला जाएगा, कुछ भाग यहाँ चला जाएगा और कुछ भाग कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो अब हर एक पाइप में समान पानी नहीं बहेगा, बल्कि ये जो पानी आ रहा था टोटल ना यही आपस में बट जाएंगे। तो सेम यहाँ पर भी होता है कि ये जो आवेश हमारा होता है ये कुछ इसमें जाता है, कुछ इसमें और कुछ इसमें बढ़ जाता है। पर यहाँ पे गौर करने की बात है कि यहाँ पे जो हमारा विभवांतर होता है समांतर क्रम संयोजन में वो समान होता है। तो वही लिख लेंगे कि 3 समधारित्र हैं थ्योरी अपने से कि C1, C2, C3 हैं, 2 बिंदुओं के बीच 3 समधारित्र हैं जिनको हम समांतर क्रम संयोजन में जोड़े हुए हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। आगे लिखेंगे कि इस संयोजन में प्रत्येक समधारित्र के प्लेटों के बीच जो विभवांतर V होता है वो क्या होता है, समान होता है। और जो कुल आवेश होगा Q वो बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के, क्योंकि यही Q आवेश बट रहा है इसमें ना, तो जो इनका टोटल योग होगा वो इसके बराबर होगा। जैसे इसमें जो पानी जा रहा है, इसमें जो पानी बह रहा है, इसमें जो पानी बह रहा है, अगर इन तीनों पानी का हम योग कर लें तो वो उस पानी के बराबर होगा जो पानी यहाँ से आया था। तो यानी जो Q होगा वो बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। और यहाँ से हम चाहे तो सूत्र रख सकते हैं क्या, कि हमें एक चीज़ पता है वही वापस C बराबर होता है Q अपान V के। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C V। तो पहले वाले समधारित्र के लिए है तो C1 Q1 हो जाएगा, दूसरे के लिए है तो Q2 C2 हो जाएगा, तीसरे के लिए तो Q3 और C3 हो जाएगा। और V वही रहेगा क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कभी विभवांतर क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ से हमारा Q बराबर ये जो हमारा मान है ये Q1 के जगह पे C1 V1 हो जाएगा, Q2 के जगह पे C2 V2, Q3 के जगह पे C3 V3 और Q बराबर किसके होता है, CV। तो इस Q की जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, CV। तो इन आवेशों का कुल आवेशों के सूत्र में रखने पे Q की जगह पे CV आ गया, पहले वाले के लिए C1 V1, दूसरे के लिए C2 V2, तीसरे के लिए C3 V3। तो यहाँ से देखो चाहे तो V हम कॉमन ले सकते हैं, हर जगह V है, तो बचेगा क्या C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कट गया तो C बराबर आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3 के। तो यहाँ से जो हमारा समधारित्र की तुल्य धारिता C वो बराबर हो जाती इन तीनों के सीधे योग के। और यहाँ से हम लिखते हैं समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होती है वो सबसे अधिक वाले समधारित्र की धारिता से भी अधिक होती है। यानी अगर मान लो C1 का मान हमारा यहाँ से 2 होता, C3 का मान 3 होता, तो तुल्य धारिता क्या आती, 2 प्लस 3, और इसका अगर मान 5 रहता तो तुल्य धारिता C कितनी आ जाएगी, 3 2 5 5 10 आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ना जो तुल्य धारिता 10 आ रही है ये इन सब के अलग अलग धारिताओं से भी क्या है, ज़्यादा है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या करते हैं, नोट के रूप में लिखते हैं। तो ये लाइन अगर कभी पूछे तो याद कर सकते हो। अगर बोर्ड में पूछ रहा है देखो तो ये अगर यहाँ तक छोड़ दोगे तब भी सही है, अगर ये याद है तो लिख देना, नहीं याद है तो कोई लिखने की बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो यहाँ पे हम परिभाषा करते हैं इसको क्या, कि पहले भी हमने जिक्र किया था जब हम विभव का पढ़े थे कि जो हमारा
कार्य होता है, हम कितना कार्य करते हैं, वही कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। और वहाँ पे हमने धनुष का एग्जांपल देखा था ना कि अगर हमारे पास धनुष है, हम कितना कार्य इस पर कर रहे हैं वही इसकी ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। और जब हम तीर को छोड़ते हैं तो उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके ये तीर आगे की तरफ जाती है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम परिभाषित करते हैं, किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसे आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। यानी हम जितना कार्य करेंगे वो चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, तो हम कहते हैं माना कोई चालक था जिसकी धारिता क्या है C, और उसको Q आवेश देने पे उसका वैद्युत विभव क्या हो जाता है, V। तो हमारे पास कोई चालक था जिसकी धारिता C थी, हमने कुछ आवेश Q दिया जिसके कारण इसका विभव क्या हो गया, V हो गया। तो हमें पता क्या है कि हम जानते हैं, भले से नहीं जानते हैं पर हम क्या बताते हैं उसको जानते हैं, ये V बराबर होता है Q/C के। ये कहाँ से आया वही वापस से याद करो, C बराबर Q/V। तो हम लिख सकते हैं V बराबर क्या, V यहाँ चला जाएगा, ये C यहाँ चला जाएगा, V यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं, पर वहाँ पे हम लिख देते तो वो मान लेता है कि आपको क्या होगा, पता होगा कि V बराबर होता है Q/C। अब अगर मुझे अल्प आवेश dq द्वारा किया गया कार्य पता करना है, यानी हम कर क्या कर रहे हैं कि देखो ये हमारे पास जो चालक था तो इस पे हमको q आवेश देना है टोटल। तो स्टार्टिंग में आवेश कितना रहा होगा, 0। जब इसको आवेशित करते गए होंगे तो इस पर कितना आवेश आ गया होगा, q। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हम पूरा आवेश एक ही साथ दे दिए होंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके आवेश दे रहे। तो हम मान रहे हैं कि हमने पहले स्टार्टिंग में इसको कितना आवेश दे दिया था, छोटा सा आवेश दिया, कितना, dq। तो वही कह रहा है कि अगर हमको अल्प आवेश dq दे रहे हैं तो dq द्वारा dq आवेश उसको देने में कितना काम हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे dw बराबर होगा v इंटू dq। अब सवाल उठता है ये कहाँ से आ गया, तो याद करो हम लिखते थे विभव v बराबर होता था W/Q0 के। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ W बराबर होगा v इंटू Q0 के। तो वही तो है, W की जगह पे dw यूज कर लिया यानी छोटा सा कार्य है, v की जगह पे v ही रहा और q की जगह पे dq हो गया यानी छोटा सा आवेश है। तो ये फार्मूले वही रहते हैं, बस d लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से dw बराबर हो जाएगा v इंटू dq के, और v बराबर qc है तो इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, qc इंटू dq। पर ये किसकी बात हो रही है, जो हम छोटा सा आवेश dq दे रहे हैं। पर अगर हम आवेश की मात्रा बढ़ाएं, यानी हमें तो पूरा पता करना है कि कितना काम करना है, ये छोटा वाला काम थोड़ा ना निकालना है। तो कुल कार्य के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो dw का इंटीग्रेशन करेंगे यानी समाकलन करेंगे तो आ क्या जाएगा w, और इस साइड का जब करेंगे तो ये dw का जब समाकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा w, और इधर समाकलन करेंगे तो Q/C/dq जो हमारा आया था। और समाकलन में लिमिट रखते हैं 0 से q, ये क्यों रखते हैं, क्योंकि जब इसको आवेश नहीं दिए रहोगे तो इस पर आवेश कितना रहा होगा, 0। यानी हमने आवेशित कहाँ से करना इसको चालू किया है, 0 कूलाम से, और कहाँ तक कर रहे हैं, q आवेश तक कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम लिखते हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक समाकलन कर रहे हैं, यानी आवेशित कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, 0 से लेके q तक। तो ये यहाँ पे चिन्ह भी बना देते हैं। जब समाकलन होता क्या है तो 1/c को हम कांस्टेंट मानते हैं और इसको बाहर कर लेते हैं, और ये q का जो समाकलन होता है ना ये हो जाता है q²/2। क्यों होता है, क्योंकि समाकलन का सूत्र होता है कि क्या सूत्र होता है समाकलन का, कि जब भी समाकलन का यक्स का हम समाकलन करते हैं ना, यक्स इंटू डी एक्स का, तो ये x²/2 आता है। तो यहाँ से जब इसका q का करेंगे तो ये q² क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और बाद में ये जो समाकलन के पास लिमिट रहती है ये बॉक्स के ऊपर चली जाती है। अब यहाँ से क्या करते हैं, बारी बारी से मान रखते हैं। ये पहले q का मान यहाँ पे रखेंगे और फिर ये 0 का मान उठा के यहाँ पे रखेंगे। तो ये w बराबर हो जाएगा 1/c Q²/2 माइनस ये q वाला मान रखेंगे तो q ही रहेगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाते, फिर 0 रखोगे तो 0 सब कुछ को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 किसी में से घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से w बराबर आ जाएगा 1/2 Q²/c। तो यहाँ से हम एक लाइन यूज करेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय से, यानी वही जो हमने परिभाषित किया था कि किया गया कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है, यानी कार्य बराबर ऊर्जा यानी W बराबर U। तो ये वाला जो W है ना इसी की जगह क्या यूज कर लेंगे, U, और ये ½ Q² C है तो वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसके 3 फार्मूले आते हैं। ये तो हमने डिराइव किया कि U बराबर था ½ Q²/C। एक ये भी फार्मूला होता है, ये कहाँ से आता है, तो देखो अगर इसी को मैं लिखना चाहूँ तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ½ और ये हो जाएगा Q इंटू Q/C, और Q/C होता क्या है V, तो ये हो जाएगा ½ VQ। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, ½ VQ हो गया। दूसरा ये Q बराबर क्या होता है, CV होता है,
तो अगर इस Q की जगह मैं CV रखूँगा तो ये हो क्या जाएगा हाफ, तो ये हो क्या जाएगा यहाँ से हाफ, और Q बराबर CV रखूँगा तो CV इंटू ये वाला V यहाँ पे, तो ये V मिल के क्या हो जाएंगे V स्क्वायर, तो आ जाता है हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारे तीनों सूत्र क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आगे का और लगभग ख़त्म होने के समय आ चुका है कि इसमें जो लास्ट के कुछ टॉपिक रहते हैं ये है कि आवेशों का पुनर्वितरण, उभयनिष्ठ विभव, ये क्या है, और एक चीज़ और होती है वो क्या है, ऊर्जा ह्रास। यानी ये तीन चीज़ें हैं, क्या क्या, एक तो ऊर्जा ह्रास हो गया, दूसरा उभयनिष्ठ विभव, और तीसरा आवेशों का पुनर्वितरण। तो ये है क्या, इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई गर्म वस्तु हो और इसके साथ एक ठंडी वस्तु रख दें, यानी एक का तापमान तो 50 डिग्री सेल्सियस था यानी खौलता पानी है, दूसरा एकदम ठंडा है मान लो 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुछ है, तो इनको जब आपस में मिलाओगे ना तो अंत में होगा क्या, ये दोनों मिलके 50 वाले का तापमान क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, यानी इसका तापमान वितरित हो जाएगा इस ठंडे वाले पे, और ये अंत में 50 और 5 के बीच में कुछ हो सकता है 25 या 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाए। तो वही सेम यहाँ पर भी होता है कि अगर एक चालक पे कोई आवेश है और दूसरे पे आवेश कम है, तो जैसे ही इनको आपस में जोड़ोगे ना तार से, तो इसमें का आवेश इसमें चला जाता है और जिससे इस पे आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है। यानी मान लो अगर इस पे 20 कूलाम था, इस पे 5 था, तो ये चला जाएगा यहाँ पे, और ये 25/2 यानी 12.5 यहाँ पे आ जाएगा, 12.5 यहाँ पे आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि आवेशों का पुनर्वितरण, यानी जैसे ही जोड़ेंगे तो आवेश इधर से उधर वितरित हो जाते हैं। दूसरा उभयनिष्ठ विभव, यानी इनका उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, जैसे जब इसको अगर जोड़ोगे, मान लो ये गर्म था ये ठंडा था, तो जब जोड़ दोगे ना तो दोनों का तापमान कुछ समय बाद समान हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं वो उनका उभयनिष्ठ तापमान है। उसी प्रकार से जब चालकों को जोड़ते हैं ना तो कुछ समय बाद उनका विभव समान हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ये हमारा उभयनिष्ठ विभव है। जैसे दो गर्म चालकों यानी दो गर्म वस्तुओं को जोड़ने पे कुछ समय बाद उनका तापमान समान हो जाता है, उसी प्रकार दो चालकों को जोड़ने पर कुछ समय के बाद उनका विभव समान हो जाता है, और जो विभव का मान उस वक्त रहता है उसी मान को हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। तो यहाँ तक देखते हैं, इसके बाद देखेंगे ऊर्जा ह्रास क्या है। तो हम कहते हैं कि मान लो ये कोई चालक था जिसकी धारिता C1 थी, आवेश Q1 था, विभवांतर V1 था। ये कोई दूसरा चालक था जिसकी धारिता C2 थी, विभवांतर V2 था, आवेश Q2 था। जब इनको हम आपस में जोड़े नहीं हैं तो कह रहे कि प्रारंभ में क्या होगा, ये फार्मूला Q1 बराबर C1 V1 कहाँ से आ रहा है, वही कि ये C बराबर Q/V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV, वहाँ से पहले के लिए है तो Q1 C1 V1, दूसरे के लिए तो Q2 C2 V2। जब जोड़ देंगे तो उच्च विभव से निम्न विभव पर आवेश क्या हो जाता है, बहता है। जैसे उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ उष्मा बहती थी, वैसे ही विभव भी क्या होता है, उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ बह जाता है, और तब तक बहता है जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। जैसे उष्मा कब तक बहती है, जब तक दोनों का तापमान समान ना हो जाए, तो वही हाल विभव का भी होता है, ये तब तक बहते रहते हैं आवेश जब तक दोनों पे समान विभव ना हो जाए। तो जब विभव समान हो जाएगा तो ये कह रहे हैं कि उभयनिष्ठ विभव हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखो हमने वही वापस से कि C बराबर होता है Q/V, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q/C। अब Q का मतलब आवेश, तो आवेश की जगह पर हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, कुल आवेश। कुल आवेश का मतलब ये जो पूरा हमारा सिस्टम है इसका कुल आवेश कितना है बटे कुल धारिता, यानी अब हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो कुल आवेश लेंगे और कुल धारिता लेंगे। तो कुल आवेश होगा कितना, इस पे आवेश Q1 था, इस पे आवेश Q2 था, तो Q1 + Q2, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, तो C1 + C2, और यहाँ से Q1 C1 का फार्मूला उठा के यहाँ पे रख देंगे। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये Q1 के जगह पे ये वाली मान रख दे रहे हैं, ये Q2 के जगह पे ये वाला मान रख दे रहे हैं, यानी ये Q2 के जगह पे ये वाला मान रखे हैं, Q1 के जगह पे ये वाला मान। तो यहाँ से जो हमारा उभयनिष्ठ विभव है वो V बराबर आ जाएगा C1 V1 C2 V2 और बटे C1/C2। तो अगर उभयनिष्ठ विभव हमसे पूछेगा तो ऐसे कर लेंगे। आगे कह रहे हैं पुनर्वितरण के पश्चात आवेश कितना होगा, यानी वही बात कि जब हम पुनर्वितरित करेंगे ना तो आवेशों का
जो मान है वो बदल जाएगा। जैसे अगर मान लो ये 50 डिग्री सेल्सियस का पानी रहता और ये 5 डिग्री सेल्सियस का रहता, तो ये 50 से कम हो जाएगा ना, ठंडी के साथ मिलेगा, तो मान लेते हैं 40-45 कुछ भी आ सकता है, या मान लो 30 आ गया होगा, और ये ठंडा वाला बढ़ जाएगा तो ये भी 30-25 कुछ हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि जब दो आवेशित चालक हमारे जुड़ेंगे ना, तो इनका जो पहले आवेश रहेगा वो नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से कमी होकर यहाँ चला गया है और इसका आवेश थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कह रहे हैं कि पुनर्वितरण के पश्चात आवेश ज्ञात करो। तो हम मान लेते हैं कि पुनर्वितरण के पश्चात जो आवेश है वो पहले वाले पे Q1 डैश हो जाता है। डैश हमें बता रहा है कि अब वितरित होने के बाद का है। तो ये जो हमारा आवेश था पहले Q1 था और इस पे कितना था, Q2 था। तो अब ये डैश हमें क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि अब जो परिवर्तन के बाद हुआ तो यहाँ Q1 डैश हो गया और यहाँ पे Q2 डैश हो गया। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे विभव तो समान है। हमने ऊपर देखा ना कि ये जब जुड़ते हैं तो तब तक बहता रहता है आवेश जब तक विभव क्या हो जाए, समान हो जाए। अब वही फार्मूला यूज करेंगे Q बराबर CV वाला। तो Q1 डैश इसके लिए बराबर हो जाएगा, इसकी धारता C1 है तो C1, अब दोनों के पास विभव V है तो V1 ना यूज करके क्या करेंगे, V यूज करेंगे। यहाँ Q2 निकालेंगे तो दूसरे वाले के लिए तो धारता C2, अब इसका भी विभव V है तो क्या यूज करेंगे, V यूज करेंगे। अब अगर मैं क्या कर दूँ, इस समीकरण को यहाँ से भाग कर दूँ तो ये V से V कट जाएगा। तो वही काम हमने किया यहाँ पे, जब भाग देंगे तो ये V से V कट जाएगा तो बचेगा क्या, Q1 डैश अपान Q2 डैश और बराबर हो जाएगा C1 अपान C2। तो आवेशों का पुनर्वितरण के पश्चात जो हमारे आवेश होंगे वो इस फार्मूले से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। आगे आता है एक ऊर्जा ह्रास का, कि ऊर्जा ह्रास क्या है। तो पहले ये समझते हैं ऊर्जा ह्रास क्या है। तो देखो होगा क्या कि जब चालक को एक से दूसरे में जोड़ोगे ना, तो किसी न किसी माध्यम से जोड़ोगे, तार होगा, बीच में हवा होगी, कुछ ना कुछ होगा जो जोड़ने वाला। तो जब भी ऊर्जा या ये आवेश हमारा तारों से होके जाएगा तो ये तार थोड़ी बहुत गर्म होता होगा। ये देखो कितनों भी अच्छे क्वालिटी का तार लेके आ जाओ, थोड़ा बहुत तो गर्म होगा ही, यानी थोड़ी बहुत ऊर्जा इस तार के माध्यम से उष्मा के रूप में बदल के उड़ जाती है। तो हमने देखा ना कि जब भी हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो जो पहले ऊर्जा रहती है वही ऊर्जा लास्ट में नहीं बचती है, बल्कि कुछ ऊर्जा वायुमंडल में चिंगारी के रूप में, उष्मा के रूप में, तारों की गर्माहट के रूप में बाहर निकल जाती है। तो उसी को हम कहते हैं कि वो ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। वही हमें पता करना है कि कितनी ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, यानी कितनी ऊर्जा इधर से उधर चली गई है। तो इस चीज़ को हम कैसे पता कर सकते हैं, तो अगर मुझे पता चल जाए कि पहले कितनी ऊर्जा थी, यानी क्या मुझे पता चल जाए यहाँ से कि पहले मान लेते हैं कि जब ऊर्जा थी पूरे सिस्टम की वो 20 थी, जब मैंने जोड़ा ना तो देखा कि जो पूरा सिस्टम था उसकी ऊर्जा 18 हो गई। तो इसका मतलब क्या है, अगर पहले दोनों मिला के 20 जूल ऊर्जा रखते थे, बाद में दोनों के पास 18 जूल ऊर्जा आ गई, तो कोई भी देख के बता सकता है कि आखिरकार 2 जूल ऊर्जा हमारी क्या हो गई, वो उष्मा के रूप में उड़ गई होगी। यानी हमें 2 जूल ऊर्जा की हानि हो रही है या ह्रास हो रहा है। तो यही हमारा 2 जूल क्या होगा, ऊर्जा ह्रास होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, जो हमारी पहले की ऊर्जा रहेगी उसमें से बाद वाली की ऊर्जा को घटा देंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि जो जोड़ने से पहले उसकी ऊर्जा रही होगी तो जोड़ने से पहले उसकी कितनी ऊर्जा थी, तो अभी हमने देखा था ना एक फार्मूला कि U बराबर होता था किसके, हाफ CV² के। तो वही है, पहले वाले चालक के लिए क्या हो जाएगा, C1V1 हो जाएगा, यहाँ से दूसरे वाले के लिए C2V2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि जो हमारा जोड़ने से पहले ऊर्जा थी, U इनिशियल का मतलब वही जोड़ने से पहले, यहाँ प्रारंभिक भी लिख सकते हैं हिंदी में लिखेंगे तो, ये बराबर हो जाएगा हाफ C1V1, यानी पहले गोले पे कितना थी, हाफ C2V2, यानी दूसरे चालक पे कितना थी। जोड़ने के बाद क्या होगा, इनका विभव समान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ C1। अब V1 के जगह पे V यूज करेंगे क्योंकि विभव समान हो चुका है, वैसे ही हाफ C2 V2 के जगह पे V यूज करेंगे क्योंकि विभव समान हो गया है। यहाँ से अगर हम चाहें तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, ये 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो और साथ ही साथ ये V² भी कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, C1 + C2। तो 1/2 कॉमन हो गया और V² कॉमन हो गया, 1/2 और V² कॉमन हो गया, अंत में बचेगा क्या, C1 + C2। अब ऊर्जा ह्रास निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, वही कि पहले कितना थी, अभी हमने बताया ना, अगर पहले 20 है बाद में 18 तो घटा दो, तो वही पहले कितना थी बाद वाले को उसमें से घटा देते हैं। तो U इनिशियल हमारा कितना है, ये वाला, तो ये वाला मान यहाँ रखे, इसमें से घटा रहे हैं, बाद वाला क्या है ये, तो ये वाला मान यहाँ पे रख देंगे। अब देखो उभयनिष्ठ विभव के लिए हमने फार्मूला निकाला था, V बराबर होता है C1V1 + C2V2 अपान C1 + C2। तो यहाँ पे ये जो V² है इसी की जगह पे मैं चाहूँ तो ये वाला फार्मूला V का यूज कर सकता हूँ। तो जैसे ही यूज करूँगा तो ये U बराबर क्या आ जाएगा, ये सब तो सेम रहेगा,
यहाँ से हम चाहे तो 1/2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 कॉमन आ गया और ये वाली पूरी टर्म एक यही रह गई, माइनस है तो माइनस। यहाँ से C1 C2 को बाहर कर लिए हम और ये 1/2 पहले ही बाहर आ चुका है, ये वाला 1/2 और ये जो v स्क्वायर है तो v स्क्वायर की जगह v का मान रखे तो ये वाला मान आ गया, स्क्वायर है तो इसको क्या कर दिए, स्क्वायर यहाँ से कर दिए। अब नीचे देखो कुछ स्टेप दिखा रहा होगा, ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप। तो अगर बोर्ड में लिखना है ना, तो अगर इतना बड़ा स्टेप नहीं याद होता है तो कई जगह सीरीजों में भी देखोगे ना तो वो शॉर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से करने के बाद यानी ये मान रखने के बाद तुम चाहो तो ये स्टेप छोड़ सकते हो। कब, अगर तुम्हें बोर्ड में समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा ये स्टेप क्या हुआ, तो सिंपली एक लाइन लिख देना इसके बाद क्या कि सरल करने पर, क्या लिख देंगे, सरल करने पर। और ये मान के चलो कि वहाँ नंबर कुछ भी कटने वाले नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूँ कई सीरीजों में भी वो ऐसे ही यहाँ करने के बाद क्या कर देते हैं, लिख देते हैं सरल करने पर। तो सरल करने के बाद ये वाली लाइन याद करके वहाँ पे क्या कर देना, लिख देना। और यहाँ पे ये लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं कि डेल्टा यू सदैव धनात्मक होता है, अर्थात आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा की ह्रास होती है, क्योंकि ऊर्जा ह्रास के लिए हम निकाल ही रहे हैं। तो ये लाइन लिखने का कोई मतलब है नहीं। ये जो हमारी लाइन है ये लिखो या ना लिखो, क्योंकि हम ह्रास ही निकाल रहे हैं तो उसमें कोई मतलब इसका रह नहीं जाता है। तो यहाँ से ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर बोर्ड में पूछता है तो क्या करना, यहाँ तक जहाँ पे v का मान रखे हो ना, ये v का मान यहाँ पे कहाँ रखें हम, यहाँ पे v का मान रखते हैं, यहाँ के बाद लिख देंगे सरल करने पे, ये सब स्टेप गायब करेंगे और लास्ट में ये वाली लाइन क्या कर देंगे, लिख देंगे। बाकी अगर समझना चाहते हो कैसे करते हैं इसको, तो यहाँ से ये स्क्वायर हो जाता है, तो अगर ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, और ये अगर स्क्वायर में है तो एक C1 C2 इसके स्क्वायर को ख़त्म कर देगा, तो नीचे बचेगा क्या, C1 प्लस C2, बाकी ये टर्म वैसे की वैसे ही रह जाएगी। आगे इसका हम एलसीएम लेते हैं बटे 1 मान के, तो पूरा का एलसीएम C1 C2 आ जाता है, ये C1 C2 जाके यहाँ पे गुणा कर देता है, तो वही C1 C2 जाके यहाँ पे ये गुणा किया है, और ये पूरी टर्म का हम होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करके इसको विस्तारित कर लेते हैं। आगे यहाँ से क्या करते हैं, ये C1 C2 इस 2 के साथ बाहर चला आता है, और ये C1 इससे गुणा करता है बारी बारी से, फिर इससे करता है, फिर ये इससे करता है और ये इससे करता है, तो ये C1 इससे गुणा करेगा तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर बनाता है, जो इस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार ये C2 स्क्वायर ये C2 V2 स्क्वायर से मिलके ये C2 V2 स्क्वायर से मिलके C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर मिलाता है, जो इससे ख़त्म हो जाता है, और इसकी जो बाकी टर्में हैं वो आपस में यहाँ जुड़ जाती हैं, और ये अंत में घट के जो आता है वो आता है C1 C2 V स्क्वायर ये स्क्वायर और -2 C1 C2 V2। यहाँ से हम चाहते हैं तो C1 C2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, V स्क्वायर V1 स्क्वायर -2 V1 V2, और ये किसका फार्मूला हो जाता है, V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर का। पर ये तभी करना जब ये याद रहे, वरना आराम से कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटने वाले। यहाँ के बाद आराम से स्किप मार देना कि सरल करने के बाद ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि कई सीरीजों में भी ऐसा ही किया है। तो ये आ गया हमारा तीनों चीज़ें, क्या क्या हमने पढ़ी। एक तो ये वापस से देखो कहाँ क्या, ये आवेशों का पुनर्वितरण, उभयनिष्ठ विभव, और यहाँ से हमारा ऊर्जा ह्रास, और लास्ट में एक और बच रहा है वो भी देखते जाते हैं। कह रहा है कि आवेशित समांतर प्लेट समधारित्र में ऊर्जा घनत्व। तो ये ऊर्जा घनत्व है क्या, बेसिकली हमारी ऊर्जा को अगर हम डिवाइड कर दें उसके आयतन से, यानी कितनी ऊर्जा है उसी को डिवाइड कर दें उस चालक के आयतन से, तो जो हमको मिलती है टर्म उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। वापस से सुनते हैं क्या है ऊर्जा घनत्व, कितनी ऊर्जा है उसको डिवाइड कर देंगे चालक का कितना आयतन है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, ऊर्जा घनत्व। तो कैसे निकालेंगे, अगर ऊर्जा घनत्व मुझे पता करना है और मुझे पता है ये U बराबर V होता है, तो U का फार्मूला रख देते हैं और यहाँ V से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो उसी चीज़ को यहाँ पे करते हैं, हम लिखेंगे कि ये अपने से लिख लेंगे, माना एक समधारित्र है जिसका ऊर्जा हमारी क्या है, U बराबर है हाफ CV स्क्वायर, ये तो हमने फार्मूला ही पढ़ा था। और ये समांतर प्लेट अगर समधारित्र है, बात किसकी है, समांतर प्लेट समधारित्र की, तो ये देखो ऐसे चित्र बनाया, तो ये भी हमारी समांतर प्लेट है ना, बस ये जो हमारी प्लेट ऐसे रहती है इसी को वो क्या किया, वो बेंड करके बना दिया। तो ये भी बना सकते हो, अगर ना ये बनाना हो तो अपना वही वाला बना लेना, अगर नहीं चित्र बनाओगे तब भी इसमें काम चल जाएगा। तो यहाँ पे समांतर प्लेट समधारित्र की धारिता के लिए पीछे हमने डेरिवेशन किया था कि C बराबर होता था KA/0/D का, तो इस C की जगह हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, ये वाला मान उठा के रख सकते हैं। तो यहाँ से U बराबर आ जाएगा हाफ, इस C की जगह पे
इस सी की जगह पे ये मान रखेंगे तो सी की जगह पे ये आ जाएगा और वी स्क्वायर की जगह पे वी स्क्वायर। अब इसी चीज़ को हम अरेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको आगे हल करेंगे तो 1/2 के और एप्सिलॉन नॉट ए, और ये ए को बाहर कर लेंगे और ऊपर नीचे हम डी से गुणा कर देते हैं, छोटा वाला डी से, तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा और एक डी ऊपर चला जाता है। तो हम कर क्या रहे हैं, इस समीकरण में ऊपर नीचे डी से गुणा कर रहे हैं, तो एक डी यहाँ पे देखो है और ये नीचे डी का स्क्वायर है, वी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर का मतलब कि वी का भी स्क्वायर है, डी का भी स्क्वायर है, तो ये वी स्क्वायर तो ये वाला है, डी स्क्वायर कहाँ आ रहा है, यहाँ पे डी था ना, तो ये जो ऊपर नीचे डी से गुणा किए तो एक डी मिलके इसको क्या कर देगा, डी स्क्वायर कर देगा। अब वापस से ही वी अपान डी बराबर किसके होता है, ई के, वही याद करो हम लिखते थे ना ये विभव प्रवणता में कि ई बराबर होता था डी वी अपान डी आर के, यानी विभव बटे दूरी। तो ये भी क्या है हमारा, विभव बटे दूरी, तो इसकी जगह पे ई रख देंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ई स्क्वायर, और ए डी क्या होता है हमारा, तो ये उसका आयतन होता है। तो यहाँ से क्या चीज़ें देखो, तो ये जो ए डी होता है ना, इसी का मान क्या होता है हमारा, ये ए डी ये आयतन का सूत्र होता है, यानी वॉल्यूम जो होता है यानी आयतन होता है वो बराबर होता है कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है इंटू उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये वाली पूरी टर्म बदल के क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। तो यहाँ से अगर ये पूरी टर्म हमारी बदल के वी हो गई है तो ऊर्जा घनत्व तो बराबर किसके होता है, ऊर्जा घनत्व तो बराबर किसके होता है, ऊर्जा बटे आयतन। तो ऊर्जा का ये वाला फार्मूला जो हमारा है ये, इसको डिवाइड किससे कर देंगे, आयतन वी से। तो यहाँ ये आ कितना जाएगा हमारा, ये एक लाइन यहाँ पे देखो अगर लिखना हम चाहें तो इसको जब हम पूरा डिवाइड करेंगे आयतन वी से, और आयतन भी क्या है हमारा, ए डी है, तो इस ए डी की जगह वी आएगा तो ये नीचे वाला वी क्या करेगा, इस वी को पूरा काट देगा और ये बचेगा क्या, हाफ के एप्सिलॉन नॉट, हाफ के एप्सिलॉन नॉट, और वी डी स्क्वायर के जवाब क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला वी इस वाले वी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन चाहो तो वहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये डायरेक्ट कर दिया है कि ये कहता है कि आयतन क्या है, ए डी है, तो ये जब डिवाइड करेंगे तो ये ऊर्जा का फार्मूला रखेंगे, आयतन के जवाब क्या रख देंगे, ए डी, तो ए डी से ए डी कट जाएगा, बचेगा ये पूरी टर्म जिसमें वी अपान डी का मान क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा। और वायु के लिए, तो वायु के लिए के का मान 1 होता है, तो ये गायब हो गया, तो बचेगा क्या, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बाकी बस यही लास्ट स्लाइड है। संधारित्र का उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग हम करते हैं आवेशों को संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, वैद्युत उपकरणों में, वैज्ञानिक अध्ययनों में। ये देखो किसी चीज़ का भी अगर पूछ रहा है कि ये प्रतिरोध, संधारित्र, किसी का भी क्या यूज होता है, तो ये 3 चीज़ें तो फिक्स रहती, कहीं भी छाप सकते हो। क्या, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहेगी तो परिपथ में यूज ही होगी। वैद्युत उपकरणों में वही कि अगर इलेक्ट्रिक सामान बनेंगे तो उसमें यूज ही होंगे। वैज्ञानिक अध्ययन में तो किसी को भी फेंक सकते हो, सब कुछ का हम क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर ना याद रहे ना तो ये 3 लाइन याद कर लो, कुछ भी पूछे, संधारित्र पूछे, प्रतिरोध पूछे, कुछ भी पूछे तो यहाँ उसको नोट कर सकते हैं। पर अगर ये पहले भाग का पूछे तब, यानी अगर पहले भाग का पूछ रहा है तब, ऐसा नहीं कि पूछ रहा है कि दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी का क्या उपयोग है तो उसको भी यूज कर दो कि वैद्युत उपकरणों में होता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में होता है, तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा। पंखे बल्ब के अंदर कौन सी दूरबीन हम लगाएंगे, ये सिर्फ भाग 1 के लिए। बाकी वैज्ञानिक अध्ययन तो कहीं पे डाल सकते हो, दूरदर्शी पूछे तो लिख दो वैज्ञानिक अध्ययन में, सूक्ष्मदर्शी पूछे तो लिख दो वैज्ञानिक अध्ययन में, कुछ भी मतलब पूछ दे तो लिख दो वैज्ञानिक अध्ययन में। तो ये यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो संधारित्र का उपयोग हो गया। ये साइड में छोटी छोटी क्या है, ये कभी कभी एक आध नंबर के पूछ लेते हैं तो इसको भी यहाँ पे देखते जाते हैं। एक है हमारा परावैद्युत सामर्थ्य और दूसरा जो है हमारा ये है भंजक विभवांतर। तो ये दोनों चीज़ें हैं क्या, तो देखो परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब क्या है कि जो हमारा परावैद्युत होता है ना, यानी जो हमारा कागज है मोम में, ये एक लिमिट तक ही विद्युत धारा का मान सह सकता है। यानी इस पर जो अगर हम वैद्युत क्षेत्र ई अप्लाई करें तो ऐसे प्लस और माइनस टूटते थे, इसी को हम कहते थे परावैद्युत। तो अगर मैं ई का मान और बढ़ाऊंगा ना तो ये और ज़्यादा प्लस माइनस आएगा, और बढ़ाते जाऊंगा तो इधर और प्लस और इधर और माइनस आएगा। एक समय इतना ज़्यादा ये प्लस हो जाएगा और इधर ये इतना ज़्यादा माइनस हो जाएगा कि ये पूरा परावैद्युत ही काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। यानी ये परावैद्युत में से अब बिजली इधर से इधर तक जाने लगेगी और ये पूरा का पूरे सिस्टम में क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो वही है कि परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह मान जिसे वह पदार्थ बिना भंजन सहन किए कह सकता है। भंजन का मतलब बिना टूटे वो परावैद्युत सहन कर सकता है। और ये भंजन का मतलब टूटना, तो भंजक विभवांतर क्या है, तो ये बताओ जब इसको बढ़ा रहे होगे
इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, तो कहीं न कहीं बैटरी या कुछ लगा के ही बढ़ा रहे होगे ना। ऐसे तो है नहीं कि अपने आप यहाँ पे वैद्युत धारा बढ़ रही होगी, क्षेत्र बढ़ रहा होगा। तो ये कितना विभव बढ़ाने पे ये लगभग टूटने के पास पहुँच जाता है। जैसे मान लो हमने 15 वोल्ट किया तो ये लगभग टूटने के पास पहुँच गया। तो इसी को हम कहते हैं ये भंजन विभवांतर, यानी इससे ज़्यादा अगर थोड़ा सा भी बढ़ाए तो परावैद्युत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, उसमें स्पार्क होगा, चिंगारी होगा और वो खराब हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं ये परावैद्युत सामर्थ्य होता है, यानी कितना सह सकता है, और ये विभवांतर। तो यहाँ तक ही ये चैप्टर की जो थ्योरीज हैं वो हमारी ख़त्म हो जाती हैं। न्यूमेरिकल्स इसमें कवर करना संभव नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कवर करने पे ये क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और जो संधारित्र के न्यूमेरिकल्स हैं ना, वो कई टाइप के पूछे रहते हैं, क्योंकि इसमें जब भी ये वाले चित्र बनते हैं ना, तो ये कोई फिक्स नहीं रहता कि कितने प्रकार के वो चित्र बना सकता है, ये कोई फिक्स कैटेगरी नहीं बन पाती। तो इसलिए इसके सभी सवालों को कवर अगर हम करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और वो संधारित्र के कैसे चित्र देगा वो भी फिक्स नहीं है, क्योंकि चित्र तो उसके ऊपर है, वो कैसा भी चित्र बना सकता है। और हर एक चित्र के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अलग अलग अप्रोच का यूज भी करना पड़ता है। तो इसको यहीं पे रहने देते हैं।